Okay. Now, in the first unit, we have to study the circuit component और circuit element. अभी हमने फर्स्ट यूनिट में दो क्लासेस ले ली हैं और उसमें हमने बेसिक्स कवर किए हैं कि नेटवर्क क्या है, चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड, ये सभी कंसेप्ट हमने समझे हैं. डेट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो आप वो पहला दूसरा लेक्चर जरूर देखें. नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दैट इज द सर्किट कंपोनेंट. अब हमें पहली यूनिट का अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि सर्किट कंपोनेंट है. सर्किट एलिमेंट भी आप इसको बोलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें कि सर्किट एलिमेंट होते क्या है ना. सर्किट एलिमेंट होते क्या है. जब भी आप कोई सर्किट बनाते हैं, जब भी आप कोई नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सर्किट एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है ना. नेटवर्क में जो एलिमेंट होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आप बोलते हो. जैसे जनरली आप सर्किट में क्या देखते हो, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, है ना. फिर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स भी आपने देखे होंगे, कभी इस तरह का लगा रहता है और कभी आपने एक इस तरह का भी दिखा होगा, इस तरह का भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दिखा होगा. फिर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दो तरह के होंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, है ना. और फिर जो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे वो भी दो तरह के होंगे, प्रैक्टिकल, आइडियल, सब मैं लिखाऊंगा. अभी जस्ट एक आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा. अभी मैं केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि सर्किट कंपोनेंट होते क्या हैं. कंपोनेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेटवर्क ऑफ द सर्किट. तो आपके जो कंपोनेंट हैं, जो सर्किट कंपोनेंट हैं, वो क्या है. सर्किट कंपोनेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेटवर्क. सर्किट कंपोनेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेटवर्क. आपका जो नेटवर्क है, एक कोई भी एक मैं नेटवर्क मान लूं, उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जिससे वो बनता है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हो. वो हमारे सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं. और आप कंपोनेंट बोलो या एलिमेंट बोले, कंपोनेंट इन द नेटवर्क आर ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क, है ना. आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट ऑफ नेटवर्क और सर्किट. नेटवर्क बोलूं या सर्किट बोलूं एक ही बात है ना, कंफ्यूज नहीं होना है. तो ये बात तो हो गई कि हमारे सर्किट एलिमेंट होते क्या हैं. अब इनमें भी बहुत अलग अलग टाइप के सर्किट एलिमेंट होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन, है ना. आपने सुन रखा होगा लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, वाई डायरेक्शनल, ठीक है, लम्ड, लम्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग टाइप के, है ना. आपने एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पढ़ोगे. मैं एक एक करके सभी को लेता हूं. फिर अभी आपको मैंने समझाया नहीं है, मैंने आपको रजिस्टर के बारे में नहीं बताया, आपको इंडक्टर के बारे में नहीं बताया, आपको कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, किसी के बारे में नहीं बताया. पहले मैं क्लासिफिकेशन लेता हूं, फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा. ठीक है. तो नेक्स्ट हमको जो लिखना है, आप क्या लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना. तो अगली हेडिंग जो है हमारी, क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पहला आपने क्लासिफिकेशन सुना होगा, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट. एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स आपने सुना होगा. ठीक है. अभी क्या है मैं बताऊंगा. दूसरा आपने सुना होगा लीनियर एंड नॉन लीनियर.
लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर आपने अगला सुना होगा यूनि डायरेक्शनल, इसको यूनिलेटरल भी कभी कभी आप सुनते हो, यूनिडायरेक्शनल एंड वाई डायरेक्शनल, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। और एक और आपने सुना होगा लम्प्ड पैरामीटर, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। तो आपके सामने चार कैटेगरी आ गई एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है क्या? अब हमें वन बाय वन एक एक को समझना है होता क्या है। मैं आपको जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि अभी मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में नहीं बताया है, ना मैंने आपको इंडक्टर समझाया है, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी नहीं समझाया है। अभी मैं पहले क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, फिर उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। काफी बार बोला जाता है व्हाट इज द एक्टिव एलिमेंट, व्हाट इज द पैसिव एलिमेंट, बताएं। चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। अब एक्टिव और पैसिव एलिमेंट होते क्या हैं? देखें, एक्टिव एलिमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, बताएं एक्टिव एलिमेंट क्या है। देखो सिंपल सी बात है, वो एलिमेंट्स जो हमें एनर्जी दे इनफाइनाइट टाइम के लिए, उनको हम एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। बात समझ में आई? द एलिमेंट्स विच गिव द एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। दूसरी डेफिनेशन, एक्टिव एलिमेंट की एक डेफिनेशन बता दी, दूसरी डेफिनेशन है ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर एम्प्लीफिकेशन होता हो। मतलब आपने उसमें करंट लगाया सपोज 2 एम्पियर और एम्पलीफाई करके वो 20 दे दे। एम्पलीफिकेशन का तो यही तो मतलब होता है कि एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन। जैसे आपने ईडीसी पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मुझसे पढ़ा होगा, तो मैंने बोले हैं आपको करंट एम्पलीफायर बताया है, वोल्टेज एम्पलीफायर बताया है, पावर एम्पलीफायर बताया है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट एम्पलीफायर जो करंट को एम्पलीफाई करता है, कॉमन कलेक्टर बीजेटी, सीसी बीजेटी हम करंट एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं। याद आ रहा है कुछ? करंट एम्पलीफायर मतलब जो एम्पलीफिकेशन करेगा। बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कोई भी हो, चाहे एफईटी हो चाहे बीजेटी हो, दोनों ही एम्पलीफिकेशन करते हैं। तो क्या समझ में आया? दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। अब हमने डायोड के बारे में भी पढ़ा है। डायोड इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, डायोड आपने ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। डायोड नहीं, डायोड एम्पलीफिकेशन नहीं करता है, डायोड एम्पलीफिकेशन नहीं करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एम्पलीफायर, एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन मैं बताता हूं, जो मैंने आपको दो डेफिनेशन बोली उनको मैं लिखवा देता हूं, फिर एक बार फिर आपकी उसमें बात करता हूं। व्हेन एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग, ऑफ गिविंग एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम। पहली डेफिनेशन, व्हेन एलिमेंट इज कैपेबल for giving or delivering energy
for infinite time, for infinite time called एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या बोली थी? व्हेन एलिमेंट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। व्हेन एलिमेंट हैज द, दूसरी, व्हेन एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल amplification. When element has a property of internal amplification called active element. तो मेरे हिसाब से एक्टिव एलिमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो एनर्जी दे या जिनमें एम्प्लीफिकेशन हो। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बात समझ में आए, देखें, जो हमारे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स होते हैं, जैसे आपने ये करंट सोर्स देखा होगा और ये आपने वोल्टेज सोर्स भी देखा होगा। करंट, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। हाँ ना, बोलने में समझ में आना चाहिए। हाँ जी, मैंने क्या बोला? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट बिकॉज दे आर गिविंग द एनर्जी। सो दे आर एग्जाम्पल। आप चाहें तो उसके नीचे लिख लें, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा करंट सोर्स है। they are giving the energy, so they are example of active element. Now on the basis of the amplification, ये पहली वाली डेफिनेशन के एग्जाम्पल हो गए, इसके एग्जाम्पल है। सेकंड डेफिनेशन के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सेकंड डेफिनेशन की एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? अभी मैंने आपको बताया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर। ये क्यों हमारे एक्टिव एलिमेंट है? बिकॉज दे आर डूइंग द एम्पलीफिकेशन। ये क्यों एक्टिव एलिमेंट है? क्योंकि ये एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हुई। आपको एक्टिव एलिमेंट क्या होता है उसका एम्पलीफिकेशन के बेस पर उसकी भी डेफिनेशन क्लियर हुई। अब पैसिव एलिमेंट क्या होंगे? पैसिव एलिमेंट क्या होंगे? अच्छा, एक बात और बताएं, पहले पैसिव एलिमेंट समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। पैसिव एलिमेंट जस्ट इसका उल्टा। देखो, डेफिनेशन लिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एलिमेंट इज कैपेबल फॉर गिविंग द एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम कॉल्ड द एक्टिव एलिमेंट। व्हेन एलिमेंट इज नॉट कैपेबल, नॉट लगा दो बस, फॉर गिविंग द एनर्जी फॉर द इनफाइनाइट टाइम। व्हेन एलिमेंट इज नॉट कैपेबल फॉर गिविंग द एनर्जी, व्हेन एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, व्हेन एलिमेंट do not have the property of internal amplification। जब एलिमेंट की एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, पैसिव एलिमेंट होगा। जब एलिमेंट आपका एनर्जी नहीं दे रहा है, देन पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो आप चाहें तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या डालोगे? पैसिव एलिमेंट। ठीक है, पैसिव एलिमेंट, व्हेन एलिमेंट इज नॉट कैपेबल फॉर गिविंग और ट्रांसफरिंग, गिविंग द एनर्जी, गिविंग द एनर्जी, when element is not capable for giving the energy for infinite time, called passive element। पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन बिल्कुल, when element
don't have the property of amplification, then when element do not have the property of amplification called पैसिव एलिमेंट। क्या बात समझ में आई? अब इनके एग्जाम्पल अगर आप पूछे व्हाट आर द एग्जाम्पल, पैसिव एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या है बताओ, तो आप अगर बात करेंगे पैसिव एलिमेंट क्या है, हमारा रजिस्टर पैसिव एलिमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका इंडक्टर कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अब इसमें एक बड़ी दिक्कत वाली बात आने वाली है, ध्यान से देखें। आपका एग्जाम्पल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर। अब बहुत से बच्चों को ये चीजों में दिक्कत आने वाली है, क्या बताता हूं मैं। ट्रांसफॉर्मर, चले अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, ध्यान से सुने। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इंडक्टर और कैपेसिटर तो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देते हैं। अच्छा, कब देते हैं एनर्जी भाई? जब आप उनको एनर्जी दो तो वो एनर्जी स्टोर करते हैं। इंडक्टर आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब आप एनर्जी देते हो तो इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करते हैं, चार्ज होते हैं। आप जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जी देते हो पहले वो चार्ज होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग टाइम दे गिव द एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बेसिक भी, तो बड़ा आराम से समझा रहा हूं बच्चे, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, मैं जितना आराम से समझाता हूं, जितना जमीन से जुड़ा हुआ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे समझाता हूं, इतना बहुत कम फैकल्टी समझाते हैं। ये अपनी तारीफ नहीं करता हूं मैं, है ना, बट पिछले 12-14 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है ना। मैं जैसे पहले बता चुका हूं, टीचिंग एक आर्ट है जो कि टाइम के साथ डेवलप होता है। आपको नॉलेज होना ही चाहिए, बट नॉलेज के साथ साथ आपको ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप प्रेम से समझें, इंटरेस्ट के साथ समझें, जो मैं बोल रहा हूं तो सुनते चलें। टाइम लग सकता है बट इसकी मैं श्योरिटी दूंगा कि आपको समझ में आएगा। इट इज श्योरिटी, है ना, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि समझ में आएगा। बस आप सुनते चलें, इंटरेस्ट क्रिएट करें अपना सब्जेक्ट में। और जैसा मैं बोल चुका हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा। बाकी सब्जेक्ट में एक कहीं ना कहीं यूज होता ही है। सो दिस इज द बेसिक सब्जेक्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। चलें, हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था कि बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इंडक्टर और कैपेसिटर तो एक्टिव एलिमेंट है। हाँ जी, एक्टिव एलिमेंट होंगे केवल डिस्चार्जिंग के टाइम पे। और एक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एक्टिव एलिमेंट की, व्हेन एलिमेंट इज कैपेबल फॉर गिविंग द एनर्जी फॉर इनफाइनाइट टाइम। हमेशा एनर्जी दे, ऐसा नहीं है कि कभी दे दिया कभी नहीं दिया। इसीलिए इंडक्टर कैपेसिटर, अगर आपसे कोई बोले, अगर आपसे कोई बोले कि वो तो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर दे गिव द एनर्जी, सो दे आर एक्ट एज ए एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो जो मैंने अभी बताया? नोट लिख सकते हो, नोट। क्या बोला है? मैं वापस से बोल रहा हूं कि शुरुआत में आप इंडक्टर और कैपेसिटर को चार्ज करते हो, वो एनर्जी स्टोर करते हैं। फिर जब आप उनका चार्ज हटा देते हो तो दे विल बी डिस्चार्जिंग। और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तब वो एनर्जी देते हैं, देन दे एक्ट एज ए एक्टिव एलिमेंट। सो ड्यूरिंग discharging, during discharging of
inductor and capacitor, during discharging of inductor and capacitor, they give energy. ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे गिव द एनर्जी, सो दे एक्ट एज अ एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टाइम. क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है. ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे गिव द एनर्जी, सो दे एक्ट एज ए एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग. अब आपके दिमाग में ये बात तो समझ में आ गई. अब दूसरी है सर, ट्रांसफार्मर तो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए. ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है. जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं. अभी आपने बोला कि सर जो एम्पलीफिकेशन की कैपेबिलिटी है जिनकी, वो एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए. बात क्लियर हो रही है? बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर ट्रांसफार्मर एक हमारा एक्टिव एलिमेंट है. नहीं, ये हमारा पैसिव एलिमेंट है. क्यों है? क्योंकि आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, पर उसके साथ आपको एक बात और भी पता है जो कि अभी आप भूल गए हो, कि ट्रांसफार्मर अगर स्टेप अप है तो वोल्टेज को बढ़ा देगा, पर उसी समय करंट को घटा देगा. पावर जो होती है वो कांस्टेंट होती है. पावर कांस्टेंट होती है. ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट को घटाएगा, देन पावर इज कांस्टेंट. सो ट्रांसफार्मर इज ए एग्जांपल ऑफ एक्टिव एलिमेंट. क्या बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन. सेकंड क्लासिफिकेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट. लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट. तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से सुने. पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट. ठीक है, इसके अंदर पहला है लीनियर एलिमेंट. क्या होते हैं? द एलिमेंट विच follow which obey the Ohm's law. When element obey follow the Ohm's law, then element is called the linear element. ऐसे एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करें लीनियर एलिमेंट होते हैं. अब लीनियरिटी के अंदर और भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ओम्स लॉ से रिलेटेड. ये समझाता हूं, बिल्कुल एक स्टेप स्टेप बाय समझे. तो पहले डेफिनेशन क्या आएगी? द एलिमेंट्स which follow Ohm's law called linear element. और दूसरा आता है नॉन लीनियर. ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन बताई, अभी और उसमें और अंदर जाना है अपन को, सुनते चले. नॉन लीनियर एलिमेंट जस्ट इसी का उल्टा, एलिमेंट्स which do not follow या obey Ohm's law, उनको क्या बोलोगे आप? उनको सर नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे, कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट. ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, बड़ा आसान है. अब एग्जाम्पल अभी दूंगा. एक लीनियरिटी के लिए एक कंसेप्ट और आता है. लीनियरिटी के लिए एक कंसेप्ट और आता है. लीनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट डिस्क्राइबिंग द लीनियर रिलेशन बिटवीन द एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स. लीनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. ध्यान से सुनना. लीनियरिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिस्क्राइबिंग लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट है,
linearity is property of element describing linearity is the property of element describing the linear relation between excitation and response. ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बताओ। लीनियरिटी एक प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो डिस्क्राइब करता है लीनियर रिलेशन, डिस्क्राइब लीनियर रिलेशन बिटवीन द एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। देखिए पहले आपको बात समझ में आ रही होगी एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। एक्साइटेशन का मतलब आप समझ सकते हो इनपुट और रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर आपके सर्किट में लीनियर एलिमेंट हैं तो आउटपुट और इनपुट के बीच में लीनियर रिलेशन होगा। मतलब सर ये समझ में नहीं आया। अगर हम बात करें लीनियरिटी तो लीनियरिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है एडिटिविटी और एक आता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी को आप स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हो। ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन होता है, होमोजेनिटी जिसको आप स्केलिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हो, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, और इसके अंदर दूसरा आता है एडिटिविटी। अब ध्यान से देखें, अब ये अभी तक आपको बात हो रही थी कि एलिमेंट हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करें तो वो लीनियर है, और अगर लीनियर एलिमेंट होंगे तो सिंपल सी बात है उनमें जो हमारा इनपुट आउटपुट है उनमें लीनियर रिलेशन होगा। समझ में आ रही है? अगर एलिमेंट लीनियर है तो रिलेशन इनपुट आउटपुट के बीच में लीनियर होगा। वो रिलेशन इनपुट इनपुट को एक्साइटेशन बोलते हैं, आउटपुट को रिस्पॉन्स बोलते हैं। सपोज आपके किसी सर्किट का आउटपुट है y और इनपुट है x। ध्यान से सुनना बच्चे, ए आउटपुट और इनपुट है किसी सर्किट में। अब मैं बात करूं y बराबर एक्स स्क्वायर आपके किसी सर्किट का आउटपुट आ रहा है और y बराबर 3x किसी सर्किट का आउटपुट। दो अलग अलग सर्किट है, एक सर्किट के लिए ए रिलेशन आ रहा है इनपुट और आउटपुट में, एंड फॉर द सेकंड सर्किट ए हमारा इनपुट और आउटपुट में रिलेशन आ रहा है। तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई नॉन लीनियर एलिमेंट होगा जो कि नॉन लीनियर रिलेशन दे रहा है। दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशन। एक नॉन लीनियर रिलेशन है, क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है मतलब होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना, एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो स्केलिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है कि इनपुट को आप जितने भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, जितने भी अमाउंट से बढ़ाएं, आउटपुट भी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाए। If we are increasing the input by the some value, then output is also increased by the same value. अगर इनपुट को किसी वैल्यू से बढ़ाया है तो आउटपुट भी उसी वैल्यू से बढ़ जाए, उसे हम होमोजेनिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब वो होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। एडिटिविटी क्या है? अगर आपका सर्किट लीनियर है तो दो लीनियर इनपुट का कॉम्बिनेशन करोगे तो आउटपुट इनके इंडिविजुअल आउटपुट का सम हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया सर? हाँ जी, एडिटिविटी ये है कि आपने दो अलग अलग इनपुट दिए
और उनके जो आउटपुट आए। अब तीसरा इनपुट, जो अलग अलग इनपुट है इनका एडिशन दिया, इनका समेशन दिया, तो आपका फाइनल आउटपुट उनका इंडिविजुअल का सम आएगा। समझाता हूं मैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, टेंशन नहीं ले, मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूं, y बराबर एक्स स्क्वायर, ए जो है ए एक नॉन लीनियर है, ए नॉन लीनियर है, एंड दिस इज द लीनियर, ठीक है। अब मैं जरा सा समझा देता हूं, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुने, मैं समझा रहा हूं। y बराबर एक्स स्क्वायर इज ए नॉन लीनियर बिकॉज, अगर मैंने बोला इनपुट को आप जितने से मल्टीप्लाई करें, आपने इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपका आउटपुट देखो, इनपुट x की जगह 2x कर दिया, इनपुट इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, इनपुट इज मल्टीप्लाइंग बाय 2, इनपुट x की जगह 2x रख दिया, अब आउटपुट कितने से मल्टीप्लाई आएगा, 2 का स्क्वायर होके बाहर 4x आ जाएगा, 4x स्क्वायर। इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट 4 से मल्टीप्लाई आ गया, आउटपुट इज मल्टीप्लाइंग बाय 4। अब आप बताओ, आपने इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट 4 से मल्टीप्लाई आ गया, तो क्या ये स्केलिंग प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है? स्केलिंग मतलब होमोजेनिटी? नहीं, स्केलिंग प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर रही है, तो एडिटिविटी से हमें क्या लेना देना है ना। पहले कोई भी एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करे तो दूसरी हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, ये लीनियर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक फॉलो करे और दूसरा नहीं करे तो लीनियर होगा, लीनियर होने के लिए दोनों को फॉलो करना जरूरी है। सो दिस इज अ नॉन लीनियर, ए हमारा नॉन लीनियर है, दिस इज नॉन लीनियर, है ना, बिकॉज नॉट फॉलो होमोजेनिटी या स्केलिंग प्रॉपर्टी, ए स्केलिंग प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है क्या? हाँ जी सर ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात है? ठीक है। अब मैं एडिटिविटी और समझा देता हूं। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखें, y बराबर 4x, ए हमारा कोई सिस्टम है, मतलब आपने किसी सिस्टम, किसी ए हमारा एक सिस्टम है या सर्किट है, इस पर x1 इनपुट दिया, आउटपुट y1 आया, इस पर x2 इनपुट दिया, आउटपुट y2 आया। अब आप अगर इस पर इनपुट दें x1 प्लस x2, तो आउटपुट y1 प्लस y2 आ जाए। सो दिस इज द एडिटिविटी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? किसी सिस्टम में अगर आपने इनपुट x1 लिया, आपने किसी सिस्टम के लिए इनपुट x1 लिया, आउटपुट y1 आया, फिर आपने इनपुट x2 लिया, आउटपुट y2 आया। अब आपने नया इनपुट लिया x1 प्लस x2, और आउटपुट भी इंडिविजुअल के आउटपुट का सम आ जाए, मतलब आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सो दिस इज द सिंपल लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। अब नॉन लीनियर मैं बता ही चुका हूं, लीनियर और नॉन लीनियर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जैसे आपके रेजिस्टेंस है ना, लीनियर की प्रॉपर्टी आ जाएगा, है ना। आप अगर बात करें बीजेटी, आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डायोड नॉन लीनियर है, ठीक है क्या। आपसे एग्जांपल आपसे बोला जाए लीनियरिटी, लीनियर, लीनियर के एग्जांपल अगर मैं बोलूं, लीनियरिटी की बात करें, ठीक है, एग्जांपल क्या होंगे आपके, रेजिस्टेंस इसका एग्जांपल आ गया। और नॉन लीनियर के एग्जांपल की बात करें, आप बोलोगे डायोड है नॉन लीनियर है, बीजेटी है नॉन लीनियर है, ठीक है क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट, हमें कौन सा अगला क्लासिफिकेशन पढ़ना है? थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था? थर्ड क्लासिफिकेशन क्या था, जल्दी बताएं। हाँ, यूनिडायरेक्शनल एंड वाई डायरेक्शनल।
यूनिडायरेक्शनल एंड वाई डायरेक्शनल। ठीक है क्या, क्लियर हुई? यूनिडायरेक्शनल एंड वाई डायरेक्शनल, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट। देखो यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल जो है, सिंपल सा देखते हैं। यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, ध्यान से देखें। यूनिडायरेक्शनल एंड वाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स। देखो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिन पर अगर आप करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आए उनके बिहेवियर पर। व्हेन एलिमेंट बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट टू डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, इंडिपेंडेंट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज पोलैरिटी। तो क्या हेडिंग है? यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। पहले मैं लिख देता हूं, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? व्हेन एलिमेंट बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज पोलैरिटी। व्हेन एलिमेंट बिहेवियर इज independent to direction of current and voltage polarity। क्या लिखा हुआ है? when element behavior is independent of direction of current and voltage polarity। आप अगर करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी को चेंज भी कर देंगे तो उसके एलिमेंट के बिहेवियर पे कुछ अफेक्ट नहीं आएगा। एलिमेंट जो काम पहले कर रहा था वही करेगा, है ना? एलिमेंट जो पहले काम कर रहा था वही करेगा, है ना? व्हेन एलिमेंट बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट टू द डायरेक्शन एंड, सपोज आपका ये 2 ओम का एक, आपका 2 ओम का एक रजिस्टर है जिसके अक्रॉस यहां पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस अगर हम बात करें, V बराबर I इंटू आर, 4 वोल्ट इसमें क्या है? 4 वोल्ट इसमें वोल्टेज है। अब दूसरा सिमिलर रजिस्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, करंट आपने इधर फ्लो करा दिया जिससे कि वोल्टेज की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई है। अब इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पहले पावर लॉस क्या था अभी भी पावर लॉस वही होगा। आपको पता है रजिस्टर हमेशा पावर का लॉस करता है, पावर को आपको डिसिपेट करता है। पावर लॉस जो है आई स्क्वायर आर से निकाल लें या वी स्क्वायर अपॉन आर से निकालें। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर मतलब 2 की पावर एंड दिस 8 वॉट का पावर लॉस पहले हो रहा था। इसमें भी आप देखें पावर लॉस जो है वो अभी भी आई स्क्वायर आर, करंट तो उतना ही रहेगा मेरे भाई, चाहे आप करंट ऐसे बनाओ चाहे ऐसे करो, करंट उतना ही रहेगा, है ना? इसमें अभी भी 8 वॉट की पावर लॉस हो रही है, 8 वॉट की पावर लॉस हो रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा तो सभी एलिमेंट में होता है, कोई आप वाई डायरेक्शनल एलिमेंट के बारे में बताएं। यूनिडायरेक्शनल है ना, वाई डायरेक्शनल, ये बाय डायरेक्शनल की है ना, ये बाय डायरेक्शनल, ये बाय डायरेक्शनल का डेफिनेशन लिखी हुई है ना। बाय डायरेक्शनल मतलब है कि दोनों तरह से एक ही तरह से बिहेव करेगा। बाय डायरेक्शनल नाम से ही बाय डायरेक्शनल है
कि व्हेन एलिमेंट बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट, चाहे करंट और वोल्टेज इधर से आए या करंट और वोल्टेज उधर से आए, आपके एलिमेंट का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अब दूसरे तरह के एलिमेंट होते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, व्हेन एलिमेंट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन एलिमेंट इज कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। क्या है डेफिनेशन, व्हेन एलिमेंट behavior, when element behavior depends on direction of current, direction of current and voltage, called unidirectional एलिमेंट। नाम से समझ में आ रहा है बच्चे, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक डायरेक्शन में काम करेंगे, दोनों डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका डायोड। मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया, ये हमारा एक एलिमेंट है डायोड। अगर इसमें आपने इस तरह से वोल्टेज लगाया, दिस इज द डायोड, इफ यू आर यूजिंग द वोल्टेज इन दिस वे, ध्यान से देखें, एलिमेंट में वोल्टेज अगर आपने इस तरह से लगाया तो डायोड वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं। अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इस तरह से लगाया है, व्हेन एलिमेंट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, पोलैरिटी, डायरेक्शन या पोलैरिटी, पोलैरिटी ब्रैकेट में पोलैरिटी भी लिख ले, है ना, नहीं तो बुक में पोलैरिटी भी होता है, पोलैरिटी ऑफ द करंट एंड वोल्टेज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। तो ये डायोड इस समय शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इसी डायोड में अगर आपने वोल्टेज की पोलैरिटी को अपोजिट कर दिया, यहां माइनस कर दिया, यहां प्लस कर दिया, 2 वोल्ट का ही वोल्टेज है, यू आर अप्लाइंग द सिमिलर वोल्टेज 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, देन इस समय आपका डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे। इन दिस केस डायोड वर्क है जो शॉर्ट सर्किट, इन दिस केस डायोड वर्क एज अ ओपन सर्किट। क्या समझ में आया? डायोड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, डायोड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, फॉरवर्ड वाइज। डायोड का ये P होता है, ये N होता है। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े डिटेल में मैंने पढ़ाया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो डायोड पे जब P पर वोल्टेज N से ज्यादा है, पोलैरिटी इस तरह की है, तो ये ऑन होता है। ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट, है ना। इस समय आप बोलते हो, जिसको पता होगा इतनी बात, इस समय डायोड हमारा ऑन है और इस समय डायोड हमारा ऑफ है। तो कुल मिला के आपको इतनी सी बात समझना है कि आपका जो एलिमेंट का बिहेवियर है वो वोल्टेज की पोलैरिटी पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज की पोलैरिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है। अगला जो हमें क्लासिफिकेशन है, डेट इज द लम्प्ड पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, या लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है क्या? अब लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखें। लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड किसके बेस पर बात होती है, ध्यान से देखें। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। देखो बच्चे, बड़ा आसान सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। जैसे कि हमारे पास एक
वायर का टुकड़ा है ना, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ध्यान से देखें बच्चे, जब आप किसी भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या कोई भी मटेरियल है, कोई जिसकी भी प्रॉपर्टी है, उसको सेंट्रलाइज माने, उसको एक जगह पर माने, तो आपने उसे लम्प्ड एलिमेंट की कैटेगरी में डाल दिया है। समझ में नहीं आया सर? बिल्कुल भी बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। एक ये वायर का टुकड़ा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है सपोज, है ना, एक रेजिस्टेंस है। अब ये पूरे अपनी लेंथ पर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, पर आप इसे सेंट्रलाइज कर देते हो, यहां पर आप इसे इस तरह से दिखाते हो कि यहां पर केवल रजिस्टर है। ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? तो लम्प्ड एलिमेंट आर कंसीडर्ड एज सेपरेट एलिमेंट विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। लम्प्ड एलिमेंट्स आर considered as separate elements. Lumped elements are lumped elements are considered separate elements. Lumped elements are considered separate elements which are small in size, जो इस साइज में बहुत हो जाए, which are small in size, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होते हैं? जिनमें आप जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी जगह मानोगे। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, आप ऐसा नहीं मानोगे कि रेजिस्टेंस एक जगह है, पूरी जगह पर रेजिस्टेंस मिलेगा, पूरी ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस को मानेंगे, इंडक्टेंस को मानेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब आपने सेंट्रलाइज मान लिया प्रॉपर्टी, दैट इज द लम्प्ड स्मॉल इन साइज, है ना, ये सेपरेट होते हैं। और जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड, नाम से समझ में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मींस आपने हर एक जगह पर प्रॉपर्टी को माना है। प्रॉपर्टी मतलब चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो इंडक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटेंस हो, है ना। जो रजिस्टर होता है वो रेजिस्टेंस बताता है, जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटेंस बताता है, जो इंडक्टर होता है वो इंडक्टेंस बताता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? जब आपने स्मॉल एरिया, स्मॉल साइज के लिए माना प्रॉपर्टी, तो वो हमारा लम्प्ड हो गया। जब आपने उसको सभी जगह माना है, आपका लार्ज एरिया है, तो उसे आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स आर नॉट इलेक्ट्रिकल सेपरेबल। Distributed elements are not electrical separable. Distributed elements are distributed elements are not electrical separable. They are distributed over the length, ठीक है ना। मैंने बोला पूरी लेंथ में प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हो, कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी होगी, और इंडक्टर है तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, है ना। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द सर्किट। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द सर्किट, ओवर द एंटायर लेंथ, ओवर द लेंथ, समझ में आ गया, ऑफ सर्किट, ठीक है, ओवर द लेंथ। इसका एग्जांपल कौन सा है? ट्रांसमिशन लाइन इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल कौन सा है? ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जांपल आपने, बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन, जो आपने पढ़ा होगा। ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है वो हम डिस्ट्रीब्यूटेड के मान के चलते हैं, है ना, क्लियर है। और लम्प्ड के लिए आप क्या मानते हैं? लम्प्ड का एग्जांपल मैंने बता दिया। लम्प्ड के लिए एग्जांपल क्या है? लम्प्ड का एग्जांपल क्या है? आरएलसी। आरएलसी को क्या है? आप रजिस्टर को इस तरह से बताते हो, इंडक्टर को इस तरह से बताते हो, है ना, एक कैपेसिटर, है ना।
इंडक्टर को इस तरह से बताते हो, कैपेसिटर को इस तरह से बताते हो, एक जगह पे मानते हो, आप पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मानते हो। जब पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मानते हो तो इस तरह का है, और जब पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करें, अगर अब हम आगे की बात करें तो जरा सा पानी पीते हैं फिर बात करें, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब हम अभी तक क्या समझा, हमने ध्यान से समझे, 1 मिनट। आपने अभी तक जो हमने पढ़ा, एलिमेंट क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन देखा, पर अभी तक हमने एलिमेंट की बात नहीं की कि रजिस्टर क्या है, डेफिनेशन पता होगा सबको, पर डेफिनेशन, इंडक्टर क्या है, डेफिनेशन पता है, इंडक्टर में बहुत सी चीजें पढ़ना है ना, इंडक्टेंस कैसे एनर्जी स्टोर करता है, इनिशियल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है ना, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कैसे एनर्जी स्टोर है, सब समझिए, कैपेसिटर क्या है, कैसे ये शॉर्ट सर्किट होता है, कैसे ओपन सर्किट होता है, सभी बात करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है, अब इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलो 2 मिनट रुके, है ना, फिर बात करते हैं। चलो, हाँ जी, तो अब हम एलिमेंट्स को समझते हैं 1 बाय 1 करके, है ना। एलिमेंट की हमने एक अभी कैटेगरी पढ़ ली है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में अभी हमने कौन सी कैटेगरी पढ़ी है, हमने एलिमेंट्स की कैटेगरी पढ़ी है एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव, और दूसरी कैटेगरी पढ़ी है पैसिव। एक्टिव एलिमेंट के अंदर दो कैटेगरी अब आप पढ़ोगे। एक्टिव एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव एलिमेंट फिर दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट, और दूसरे होते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फिर दो तरह के होते हैं, सुनते चलना है बच्चे। एलिमेंट्स एक्टिव और पैसिव मैं बता चुका हूं, अब एक्टिव और पैसिव के अंदर भी दो कैटेगरी है, इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट और डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट। इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट जो है ये दो तरह के हो गए, इंडिपेंडेंट होते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल, और फिर ये दो तरह के होंगे। आइडियल के अंदर फिर वोल्टेज और करंट, वोल्टेज सोर्स आइडियल, देखो आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, समझाऊंगा मैं, सब समझाऊंगा। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो कुल मिला के जो वोल्टेज और करंट सोर्स होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट है, मैं बता चुका हूं आपको। शुरुआत में ही मैंने बात की थी कि हमारे जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं वो एक्टिव एलिमेंट है, ये लिखा हुआ है, एक्टिव एलिमेंट होते हैं वोल्टेज और करंट सोर्स। अब वोल्टेज और करंट सोर्स के अंदर भी हमने और कैटेगरी को पढ़ना है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां से आपका थोड़ा सा नेटवर्क का नॉलेज बढ़ने वाला है, नेटवर्क की चीजें अब थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी। आपका एक्टिव एलिमेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट के अंदर आइडियल और प्रैक्टिकल, और आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स होते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं। सर अंतर क्या है इनमें, बताऊंगा आपको। अभी तक बस इतना पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको तो पता होगा कि ये एक वोल्टेज सोर्स होता है, ये एक करंट सोर्स होता है। अब आइडियल और प्रैक्टिकल में क्या अंतर होता है सर, ये तो मैंने यही पता है। फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, इतना तो आपको आइडिया होगा। ये इंडिपेंडेंट इस तरह से बनते हैं
और डिपेंडेंट के साइन इस तरह से होते। इतना मैं आपको बता देता हूं भी, अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। डिपेंडेंट के साइन इस तरह से होंगे। इंडिपेंडेंट राउंड सर्कल फॉर्म में होता है, डिपेंडेंट इस तरह से होता है। चलें चलें भाई, तो अब हम बात करते हैं सिंपल सी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो है 4 तरह के हैं। डिपेंडेंट सोर्स 4 तरह के होते हैं, ध्यान से देखें। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, फुल फॉर्म वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसका जो इस तरह से देखो, एक वोल्टेज सोर्स है जो कि वोल्टेज पर ही कंट्रोल है, वोल्टेज पर ही डिपेंडेंट है। 2V1, V1 कहीं पर वोल्टेज होगा। ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये देखो प्लस माइनस, देखो प्लीज लिसन केयरफुली। डिपेंडेंट सोर्स कहीं और डिपेंड करते हैं। ए VCVS, ध्यान से समझे, VCVS क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। ए आप देखें, इस वोल्टेज की वैल्यू V1 पर डिपेंड कर रही है। V1 कहीं सर्किट में और जगह का वोल्टेज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले आपको समझ में आ गया होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स है, और किस पर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पर ही डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अगला क्या आएगा? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। देखें, पहले सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स है। सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स है। तो उसका जो साइन होगा वो इस तरह से इसके अंदर करंट सोर्स का साइन होगा। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। अरे ऐसा क्या? हाँ जी, ए साइन करंट का है, दिस इज द करंट सोर्स। डिपेंड किस पे कर रहा है? वोल्टेज पर कर रहा है। दिस इज द वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। यहीं साइड में बना देते हैं, जगह कम है, ठीक है, जगह कम है। पहला वाला क्या था? पहला वाला क्या था? दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। दूसरा वाला क्या है? दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अगला थर्ड कैटेगरी क्या आने वाली है? थर्ड कैटेगरी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। फोर्थ कैटेगरी करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लिख दूं? करंट कंट्रोल करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? करंट कंट्रोल करंट कंट्रोल करंट सोर्स। क्या समझ में आया? लास्ट के दोनों में अगर आप ध्यान दें तो ये करंट पे कंट्रोल्ड है। ये शुरू के दोनों वोल्टेज पर कंट्रोल थे, मतलब सर्किट में कोई वोल्टेज है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। सर्किट में कोई वोल्टेज है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। आप देखो, ये मैंने क्या लिखा? वोल्टेज कंट्रोल है, वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। अब ये करंट कंट्रोल है, एक करंट कंट्रोल है। इन दोनों के एग्जांपल यहां पर इस तरह से यहां पर बता दो इनके साइन। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का साइन देखो, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये एक वोल्टेज सोर्स बता रहा है, ये वाला मतलब एक वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट पे कंट्रोल है। लो 2I1, समझ में आ रहा है? I1 सर्किट में कहीं करंट है जो कि इस वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, और ये करंट कंट्रोल एक करंट सोर्स है। ध्यान से समझो बच्चे,
पहले आपको देखना है ये करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स की वैल्यू करंट पर ही डिपेंड कर रही है। बड़ी बच्चों जैसी बात है, कुछ ज्यादा डीप में नहीं है। मैं तो इसलिए तो बोला हूं कि नेटवर्क सब्जेक्ट अगर समझ में आ गया तो बड़ा आसान है, और नहीं आया तो भैया इनको रटने में पागल हो जाओगे, आप भूल जाओगे सीसीबीबी क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इनमें ही आप घूम जाओगे। और सिंपल सी बात है, अगर समझ में आ गया तो एकदम पानी। क्या बोला मैंने? सबसे पहले आपको देखना है किस पर कंट्रोल हो रहा है। वोल्टेज पर कंट्रोल हो रहा है तो बाहर जो वैल्यू लिखेगी वो वोल्टेज की वैल्यू लिखेगी। अगर करंट पर कंट्रोल हो रहा है तो बाहर जो वैल्यू होगी करंट की वैल्यू होगी। और अगर वोल्टेज सोर्स है तो अंदर प्लस माइनस होगा, करंट सोर्स है अंदर एरो होगा, वोल्टेज सोर्स है अंदर प्लस माइनस, करंट सोर्स अंदर एरो। खत्म बात। ये वाला इसका एग्जाम्पल हो गया है ना, ए इसके लिए साइन हो गया और ए इसका साइन हो गया। ठीक है, ये एरो समझ में आ रहा है? नहीं तो पता पड़े एरो आप भूल जाओगे ये एरो क्या है बस। ए तो हमारे डिपेंडेंट सोर्स है, सबको पढ़ेंगे अभी और डिटेल में। पैसे इसका मैंने पूरा लगभग बता ही दिया और मैं बता दूंगा, लगभग पहली पूरी बात मैंने इसकी बता दी। ठीक है ना, सोर्सेस की पूरी बात मैंने बता दी कि आपके सर्किट में कोई वोल्टेज होगा, कोई करंट होगा जिस पर इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर V1 की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 4 होगी। अगर V1 की वैल्यू 5 है तो आपके वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10 होगी, आपके करंट सोर्स की वैल्यू 10 एम्पियर होगी। यहां अगर आपके सर्किट में आपने कैलकुलेशन किया और I1 की वैल्यू अगर आपने 2 निकाली तो आपके वोल्टेज की वैल्यू 4 आ जाएगी। I1 की वैल्यू 3 निकाली तो वोल्टेज की वैल्यू 6 आ जाएगी। I1 की वैल्यू 4 निकाली तो वोल्टेज की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो क्या समझ में आया कि आपका जो वोल्टेज की वैल्यू है एक किस पर डिपेंड कर रही है? आपके वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड कर रही है जो इसमें करंट की वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि तभी तो ये करंट पर कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, करंट पर कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स को करंट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक है, चलें अब एक्टिव एलिमेंट तो होगा सर, पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं? अरे पैसिव एलिमेंट तो मैं आपको रटा चुका हूं, आर एल सी आर द पैसिव एलिमेंट। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमारे पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। आर एल सी आर द पैसिव एलिमेंट, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है क्या? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमारे पैसिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। चले अब हम बात करते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को समझते हैं, फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट वाले तो समझ गए, थोड़ा सा इनके बारे में आइडियल और प्रैक्टिकल के बारे में आपको समझाना है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वो प्रैक्टिकल से कितना अंतर है, आइडियल करंट सोर्स क्या है, वो प्रैक्टिकल से में क्या अंतर है, इतनी सी बात समझानी है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। वोल्टेज सोर्स मतलब जो वोल्टेज दे रहा है, करंट सोर्स जो करंट दे रहा है ना, सिंपल सी बात, दोनों ही एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें समझना है आरएलसी क्या होते हैं, रजिस्टर क्या है, इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है। आप बोलो सर ये तो सब पता हुआ है, पर थोड़ा सा इसमें आपको कुछ नई चीज मिलेगी। ठीक है क्या बच्चे? चलो तो यहाँ पर फिर बाइंड अप कर देंगे। क्लास कितनी टाइम हो गया, वीडियो कितना लंबा हो गया? वीडियो अभी 1 घंटे सवा घंटे का हो गया है। ठीक है, हाँ जी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली क्लास ले लेंगे, अगली क्लास में कवर कर देंगे। अगली बस हम अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आरएलसी को डिटेल में देखने वाले हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इनको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है क्या? चलिए बच्चे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम ये सब चीज जो मैंने बोली है उनको देखने वाले हैं। बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। अगर आपने समझा और मेरे साथ समझते चलें, आपको बड़ा आसान लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और पूरा समझ लिया तो सब्जेक्ट एकदम पानी है।
ठीक है, धीरे धीरे आएगा। पहली बार में हो सकता बिल्कुल समझ में नहीं आए, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक बार वीडियो को और देखोगे, पहले अगर 50% समझ में आया होगा जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, अदरवाइज मैं इतना आराम से पढ़ाता हूँ कि मुझे लगता है कि पहली बार में ही आपको कम से कम 70% समझ में तो आनी चाहिए मेरी बातें। 100% की गारंटी नहीं है, 100% पहली बार में समझ में नहीं आ सकता, हाँ, पर 60-70% तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको तो 80-90% आ जाएगा पहली बार में समझ में। पर जो एवरेज बच्चे हैं, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, उनको पहली बार में 60-70 तो समझ में आ रहा है। और अगर एक बार और आपने अगर वीडियो देख लिया तो आपको 80-90 आ जाएगा। और थ्योरी इसलिए आप देख रहे हो, मैं बड़े इत्मीनान से हर एक चीज लिखा रहा हूँ, उतना लिखाता नहीं हूँ, पर आपको समझ में आए। आपको ये नोट्स भी मिलेंगे, आपको जो मैं लिखा रहा हूँ ये नोट्स मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोट्स गारंटेड आपको जो मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से मिलेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स बोर्ड वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझते चले, बस चीजों को समझते चले। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाकी आगे की चीजें। चले, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।